डीएनए पॉलीमराज एंजाइम जो होता है, एक वर्ड आता है, उसका मतलब होता है जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराज। जी इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराज? यानी कि ये डीएनए को पॉलीमराइज करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। हाँ, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अगर टेम्पलेट है, स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये टेम्पलेट के जैसा काम कर रहा है। तो टेम्पलेट के जैसे काम कर रहा है, तो चूंकि ये जो डीएनए पॉलीमराज का मैंने बताया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराज, यानी इसका जो टेम्पलेट है डीएनए पॉलीमराज जिस पे वर्क कर रहा है, जिसके मतलब जिसको देख के वो न्यू स्ट्रैंड बना रहा है, बेस पेयरिंग कर रहा है, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल यानी डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है उसको उसके हेल्प से कर रहा है। जी अगर मान लीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ले लीजिए, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है जनरली, ये क्या करता है? आरएनए से डीएनए बनाता है। हाँ, तो आरएनए से डीएनए बनाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट, ठीक है, इसको कहेंगे जी आरएनए डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पे जो इसका टेम्पलेट यूज करेगा ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो आरएनए तो आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, ठीक है। जी और टेम्पलेट का मतलब आप लोग समझ भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावे जनरली जो होता है इकोलाई के अंदर यानी प्रोकार्योट्स के अंदर डीएनए पॉलीमराज एंजाइम जो है जनरली 5 तरह का होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमराज एंजाइम जो होता है 5 तरह का होता है इकोलाई के अंदर, ठीक है। और वो होता है डीएनए पॉलीमराज 1, 2 यानी डीएनए पॉलीमराज 2, डीएनए पॉलीमराज 3, 4th एंड 5th, ठीक है। अब इसमें जो है ना 1, 2 और 3 ये मेनली यूज होता है ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन और 4 एंड 5 यूज नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है क्यों नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि इसके अंदर एक चीज नहीं होता है, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसमें नहीं पाया जाता है, एक्टिविटी एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। आ रही बात समझ में? जी। तो अब याद 4 रखिएगा, 5 में। हाँ 4 एंड 5 में 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ जी क्वेश्चन आता है कि 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 3 प्राइम 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है वो बेसिकली प्रूफ रीडिंग के लिए होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्रूफ रीडिंग जी यानी एक तरह का समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर गलत बेस पेयरिंग हो गया हो, मिस मैच पेयरिंग हो गया हो, तो उसको एक्सीजन करने के लिए यानी हटाने के लिए जो एक्टिविटी चाहिए वो 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चाहिए। तो ये 4 एंड 5 के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना।
अगर ये यूज भी हो जाए तो समझ लीजिए कि जो रेप्लिकेशन होगा वो होगा ट्रांसलीजन सिंथेसिस होगा, यानी डीएनए जो बनेगा ट्रांसलीजन। लीजन का मतलब होता है दरार पड़ जाना, दरार समझते हैं, लीजन का मतलब होता है दरार, ठीक है। लीजन सिंगल एस है, डबल एस नहीं है, ट्रांसलीजन। जैसे मान लीजिए दरार पड़ने का मतलब है निकिंग, निकिंग सुने, NIC के, निक। जैसे मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, और अगर निक हो जाए तो ये क्या होगा, बीच से ब्रेक कर जाएगा, स्ट्रैंड जो है ना ब्रेक कर जाएगा, कहीं से भी ब्रेकिंग हो जाएगी सिंगल स्ट्रैंड का या डबल स्ट्रैंड का, उसी को ट्रांसलीजन कहते हैं या निक कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला रीजन क्या था, एक्टिविटी एब्सेंट होने पर हाँ ट्रांसलेशन दिखाई देता है। हाँ, ट्रांसलीजन सिंथेसिस हो जाता है, यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो अगर न्यू स्ट्रैंड बनेगा ना तो वो ट्रांसलीजन सिंथेसिस करेगा, यानी वो मतलब न्यू स्ट्रैंड में ब्रेकिंग देखने को मिल देगा। देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक है, निक कहिए या ब्रेक कहिए, ठीक है ना। तो ये एंजाइम जो है यानी डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5, वो बेसिकली एक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में, एसओएस, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो होता है उसमें एक एसओएस प्रोसेस होता है, एसओएस। एसओएस आप सुने होंगे, एसओएस का जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन होता है, कोई डॉक्टर दवा लिखता है, ठीक है, तो उसमें जो दवा लिखता है डॉक्टर, आप ये भी सुने होंगे कि अपना कोड दवा के साथ, जैसे मान लीजिए बीडी लिखता है, ओडी लिखता है, टीडीएस लिखता है, ये सब लिखता है ना, क्या जी, समझ रहे हैं। और एक एसओएस लिखता है, कोई भी दवा के आगे इस तरह से लिखता है, समझ रहे हैं। नो सर, फिर से सुनाई नहीं दिया कुछ। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए एक्चुअली जो है बहुत ऐसे मेडिकल में जो डॉक्टर होते हैं ना, वो दवा के कैसे लेना है, दोनों टाइम लेना है या एक टाइम लेना है दिन भर में, वो इस तरह से वर्ड लिखते हैं, बीडी, ओडी, टीडीएस, एसओएस। बीडी में क्या होता है कि सुबह शाम खाना होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 2 टाइम। ओडी में जो है 1 टाइम खाना होता है, टीडीएस में 3 टाइम खाना होता है, ठीक है ना। और एसओएस का मतलब है व्हेन वी हैव रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो। जैसे मान लीजिए कोई पेन किलर है, आपको अगर कोई घाव हुआ हो तो दर्द करेगा, या बुखार जब हो तब खाने के लिए कहा जाता है पैरासीटामोल, तो एसओएस हो गया। तो ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में एसओएस मैकेनिज्म होता है। एसओएस में क्या होता है, इकोलाई या कोई भी बैक्टीरिया का अगर डीएनए का रिपेयर करना हो, तो अगर उसके अंदर ब्रेक मिल जाए, यानी कोई इस तरह से ब्रेकिंग मिल जाए उसका स्ट्रैंड, तो उस स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए एसओएस टेक्निक यूज होता है, ठीक है। ब्रेक को फिल कर, हाँ, वही रिपेयर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रिपेयर, हाँ रिपेयर किया जाता है। क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है शायद, डीएनए रिपेयर पढ़ना है, रिपेयर मैकेनिज्म, समझ रहे हैं ना। तो जनरली एसओएस का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, बट लैटिन वर्ड में एक वर्ड इसका आता है, सी ओपस सिट, ये एक लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, सी ओपस सिट, इसका अगर नॉर्मल लैंग्वेज देखा जाए तो होता है कि साइट, साइन, ठीक है, ऑफ स्ट्रेस,
ठीक है, साइट साइन ऑफ स्ट्रेस। सर निक के बारे में क्या बताएं, एक बार बताइए, कुछ आवाज नहीं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। देखिए निक, निक हाँ, निक का मतलब होता है ब्रेक कर जाना। ठीक है, डीएनए डबल स्ट्रैंड का कोई एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड हो या डबल स्ट्रैंड हो, अगर ब्रेक कर जाए, ब्रेक का मतलब क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट जाएगा। ब्रेक का मतलब ये ना, क्योंकि क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, या दूसरे कंडीशन हो सकती है कि उसमें जो बेस पेयर हो वो एब्सेंट हो, एक बेस जो है एब्सेंट हो। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है और इसके सामने ये बेस पेयर जो थाइमिन होना चाहिए वो मिसिंग है, गायब है, तो वो भी निक कहेंगे। या स्ट्रैंड ब्रेक कर गया हो, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट गया हो, तब भी उसको निक कहेंगे। सारी बात समझ में? तो इस डीएनए रिपेयर में जो एसओएस प्रोसेस होता है उसमें ये डीएनए पॉलीमराज 4 एंड 5 यूज होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, 4 एंड 5 का यूज क्यों नहीं होता है, क्योंकि 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। दूसरा क्या है, पहला तो ये मैंने रीजन बताया, क्या बताया, 3 प्राइम 5 प्राइम, हाँ, हाँ एब्सेंट होता है। ठीक है ना, दूसरा प्रोफ्रेडियम न्यूक्लियस मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है एब्सेंट है। दूसरा एक और मैकेनिज्म है, दूसरा एक और वजह है, इसकी प्रोसेसिबिलिटी बहुत लो है, लो प्रोसेसिबिलिटी। ठीक है, और एंड लो फिडेलिटी। ठीक है, फिडेलिटी। ठीक है ना, लो प्रोसेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि इसका स्पीड कम है, रेप्लिकेशन का स्पीड कम, हाँ, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग करने का, ठीक है ना, वो स्पीड कम है। और फिडेलिटी का मतलब हो गया कि करेक्शन, कितना करेक्ट न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, उसको फिडेलिटी कहते हैं। तो अगर करेक्ट नहीं जोड़े तो कहेंगे लो फिडेलिटी। यानी पेयरिंग अगर सही पेयरिंग करे तो उसको कहते हैं हाई फिडेलिटी कहते हैं। लो प्रोसेसिबिलिटी का मतलब उसके रेप्लिकेशन का जो स्पीड है, रेट है, बहुत कम है। तो याद रखिएगा, ये एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, इस वजह से 4 एंड 5 को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी सर। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चूंकि हम लोग आगे देखे थे, जैसे डीएनए एप्लीकेशन में हम लोग ने देखा था, ORIC देखा था, ARS देखा था, दो चीज देखी थी हम लोग। अब हम लोग आज देखेंगे डीएनए पॉलीमराज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं, डीएनए पॉलीमराज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के बारे में देखेंगे। और फिर डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 5 है, हाँ, जिसमें 5 से है। 1 2 3 पार्टिसिपेट करेगा, हाँ, 5 एंड 6 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, और साथ ही साथ वह लो प्रोसेसिबिलिटी एंड लो फिडेलिटी को दिखाता है। बिल्कुल। और इसका यूज होगा इसमें एसओएस एक्टिविटी में। हाँ, एसओएस एक्टिविटी में ये अपना रिस्पॉन्स करता है। एक्टिविटी है, मतलब कि नेक फिलिंग प्रोसेस है। हाँ, निक फिलिंग प्रोसेस है, और ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस करता है। ठीक है ना, ट्रांसलेशन सिंथेसिस करता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन सिंथेसिस में क्या होता है कि अगर वो
रिपेयर कर भी दिया, सपोज दैट यहाँ पे निकिंग है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे निक है और यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, ठीक है। अब यहाँ पे निक है, तो इसका एसओएस के तहत डीएनए पॉलीमराज और 5, ठीक है ना, ये दो चीज है। तो ये क्या करेगा, इसको इस पे जो है ना, इसको जोड़ मतलब यहाँ पे फिल कर देगा, ये निक के जगह पे हाँ फिलिंग कर देगा। और फिलिंग जब करेगा ना, तो इसके अंदर एक और खूबी है कि अभी मैंने अभी बताया था कि लो फिडेलिटी बताया था, तो इसकी खूबी क्या है कि ये जो पेयरिंग करेगा तो एडेनिन के साथ थायमिन को नहीं जोड़ पाएगा, वो किसी दूसरे को लाके जोड़ देगा। लो फिडेलिटी का मतलब यही है। तो अगर ये मिस पेयरिंग कर दे, यानी एडेनिन के साथ थायमिन ना करके साइटोसिन पेयरिंग कर दे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, ये तो जुड़ जाएगा, ये फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जुड़ गया, सी आ गया यहाँ पे, लेकिन आगे चल के क्या होगा कि इसी को कहते हैं ट्रांसलीजन, इसी को कहते हैं ट्रांसलीजन, ठीक है। ये एडेनिन है और फिर यहाँ पे आ गया ये साइटोसिन, तो ये मिस पेयरिंग हो गया और इस कंडीशन को कहते हैं ट्रांसलीजन कहते हैं। यानी कि मिस पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन निक। हाँ निक, बिल्कुल। इसमें हेल्प कर रहा है 4 and 5। ये सर लिख लेता है जी जी। ट्रांसलीजन ड्यूरिंग न्यू स्ट्रैंड ड्यूरिंग 3'5' एक्टिविटी। इसको कैसे लैंग्वेज बनेगा? किसको कौन सा जी? ट्रांसलेशन का? हाँ ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन को डैश दे के लिख सकते हैं, मिस पेयरिंग, मिस बेस पेयरिंग या इनकरेक्ट बेस पेयरिंग बाय द डीएनए पॉलीमराज 4 and 5 इन निक। हाँ निक एरिया या निक पोजीशन या निक साइट, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ऐसे लिख के, ठीक है, इसको लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनकरेक्ट बेस पेयर at nick site by the DNA polymerase 4 and 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम लोग बारी बारी से एक एक एंजाइम के बारे में जानेंगे, डीएनए पॉलीमराज फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड के बारे में। डीएनए पॉलीमराज फर्स्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम, ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये डिस्कवर्ड किया गया था आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? एक एंजाइम होता है, आप लोग को पता होगा, इस एंजाइम का मतलब ही समझ जाएंगे, प्रोटीएज
प्रोटीएज का क्या काम होगा, आप लोग बता सकते हैं? प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। तो ये डीएनए पॉलीमराज फर्स्ट क्या है, प्रोटीन है ना। तो जब हम लोग प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराएंगे डीएनए पॉलीमराज फर्स्ट को, तो डीएनए पॉलीमराज जो है ना 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। और ये प्रोटीएज एंजाइम जो है वो कौन कौन सा है, तो वो उसको भी लिख लीजिए। एक सब टिलिसिन है, ठीक है ना। और या तो ये सब टिलिसिन है या टायरोसिन है, हाँ सॉरी ट्रिप्सिन एंजाइम सुने होंगे, जो कि स्टोमक में पाया जाता है। ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है ना, कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन कौन सा एंजाइम है, गैस्ट्रिक एंजाइम है या इंटेस्टाइनल एंजाइम है? इंटेस्टाइनल होगा। गैस्ट्रिक एंजाइम में प्रोटीएज एंजाइम कौन सा होता है? बताइए। गैस्ट्रिक एंजाइम में प्रोटीन ब्रेक डाउन करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? क्योंकि हमको नहीं याद है, भूल रहे हैं, इसी वजह से पूछ रहे हैं आप लोग से। ट्रिप्सिन की क्या डाइस? ट्रिप्सिन भी प्रोटीएज एंजाइम है, ये भी प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। तो आपको याद होगा कि ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है कीमोट्रिप्सिन में, होता है ना। हाँ, इंटेरोकाइनेज जो है इसे एक्टिव करता है, ठीक है। लेकिन स्टोमक में क्या होता है? चलिए वो छोड़िए, छोटे बच्चे में, इन्फेंट में मिल्क प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। क्या, कौन सा? रेनिन का स्पेलिंग बताइए, क्योंकि रेनिन 2 होता है, एक हार्मोन भी रेनिन होता है और एक एंजाइम भी रेनिन होता है। RENIN। हाँ, गुड। और एक होता है RENIN, जो कि निकलता है, किससे निकलता है रेनिन? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का नाम सुने होंगे, JGA, जो एंजिनोटेंसिनोजेन वो सब बनाता है। आप लोगों को याद होगा, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डाउन होता है तो ये JGA से निकलता है, रेनिन, ठीक है ना। तो एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ऐसे हमेशा जबान पे दिमाग में याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग वाली चीज़ है और क्या कहते हैं, वो हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, कौन सा एंजाइम होता है स्टोमक में जो कि डाइजेस्ट करता है, क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल, सॉरी, स्टोमक में मौजूद जो भी प्रोटीन होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। हाँ, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब ही हो गया प्रोटियोलाइटिक। अच्छा, प्रोटियोलाइटिक और हाइड्रोलाइटिक में क्या फर्क होता है? तो ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, वाटर बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक हाँ, करेगा। नहीं, बिल्कुल जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है, देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का कैरेक्टर है, सुन लीजिए, एंजाइम का कैरेक्टर है हाइड्रोलाइटिक, लेकिन एंजाइम का नाम नहीं है हाइड्रोलाइटिक। ध्यान से समझिएगा, कैरेक्टर और नाम में फर्क है। कैरेक्टर का मतलब हुआ कि कोई एंजाइम है, उसके अंदर ये भी गुण पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब, हाँ गुड, कैप्सिनोजेन, ठीक है।
पेप्सिनोजेन बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है ना। यस तो अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम नहीं है, एंजाइम के कैरेक्टर का नाम है। हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है कि कोई भी एंजाइम अगर वाटर के प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में अगर ब्रेक डाउन करता हो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, सबस्ट्रेट को, उस एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो वो एंजाइम का कैरेक्टर है, ना कि वो एंजाइम का नाम है। मिथिलेश जी समझ में आ रहा है? जी हाँ चलिए। तो ये कैमोटेप्सिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो क्या करता है, जो हाँ जो कि ट्रैप्सिन में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद से वो फाइनली प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, इंटेस्टाइनल प्रोटीन को, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए उधर भी रिवीजन हो गया। डीएनए पॉलीमराइज फर्स्ट को जब हम लोग ट्रीट करेंगे प्रोटीएज एंजाइम से, प्रोटीएज में चाहे आप सेप्टिलिसिन ले लीजिए या टायरोसिन ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लीजिएगा तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। कितने पार्ट? टायरोसिन या ट्रिप्सिन? हाँ नहीं, टायरोसिन तो एंजाइम, टायरोसिन जो है ना, सुनिए, टायरोसिन इज ए अमाइनो एसिड, ट्रिप्सिन इज ए एंजाइम। तो आप अभी टायरोसिन बोल रहे थे। नहीं स्पेलिंग तो मैंने ट्रिप्सिन का ही लिखा है, हो सकता है जबान जो है कि टंग स्लिप हो गया होगा, ठीक है। ट्रिप्सिन है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम जो है, जब हम लोग ट्रिप्सिन या सेप्टिलिसिन से ट्रीट करेंगे तो ये डीएनए पॉलीमराइज फर्स्ट जो है ना 2 फ्रैगमेंट बनाएगा, 2 फ्रैगमेंट बनाएगा, समझ रहे हैं ना। एक बनेगा लार्ज फ्रैगमेंट और दूसरा बनाएगा स्मॉल फ्रैगमेंट, ठीक है। लार्ज फ्रैगमेंट को कहते हैं क्लेरनॉव फ्रैगमेंट कहते हैं, क्लेरनॉव फ्रैगमेंट, ठीक है। डीएनए पॉलीमराइज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले डिस्कवर्ड जो है फर्स्ट टाइम आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था इकोलाई के अंदर, ठीक है। अब ये जो क्लेरनॉव फ्रैगमेंट है, क्लेरनॉव भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये इन्होंने इस पे ये ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस इन्होंने ही किया था, ठीक है। हालांकि इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, हम देखेंगे बुक तो बताएंगे कि क्लेरनॉव फ्रैगमेंट क्यों कहा जाता है। बट यहाँ जान लीजिए कि लार्ज फ्रैगमेंट को क्लेरनॉव फ्रैगमेंट कहते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट का कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, कोई भी प्रोटीन का 2 एंड होता है ना। मान लीजिए कोई धागा ले लीजिए, प्रोटीन लीनियर, अगर देख लिया जाए प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर तो लीनियर होता है कि नहीं। मान लीजिए कोई पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनने से पहले, क्योंकि प्राइमरी ही सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट होता है ना। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्रोटीन के टाइप आप पढ़े होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़े होंगे, क्वार्टरनरी पढ़े होंगे प्रोटीन के बारे में। तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर लीनियर है, मतलब कहीं फोल्डिंग नहीं है, पूरा लीनियर है, तो उसके 2 एंड होते हैं। दोनों एंड का क्या नाम होता है? एन टर्मिनल। हाँ, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। क्योंकि जाहिर सी बात है एन टर्मिनल जो है एमाइनो ग्रुप का एन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सी है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्लेरनॉव फ्रैगमेंट जो है ना, ये सी टर्मिनल होता है, सी टर्मिनल,
ठीक है, और ये आपका होता है एन टर्मिनल। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में। याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये लार्ज फ्रेगमेंट है, ठीक है ना, और इसे क्लेनो फ्रेगमेंट करते हैं। तो लार्ज फ्रेगमेंट है तो जाहिर सी बात है इसका पार्ट बड़ा होगा, लार्ज नाम ही रखा गया क्योंकि बड़ा होगा इसका हिस्सा। तो देखिए जब बड़ा हिस्सा होगा तो इसका काम भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो इसका काम दो होता है। पहला काम होता है 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमेराज एक्टिविटी, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका, चूंकि कंफ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि ये बताइए कि क्लेनो फ्रैगमेंट नहीं दे, अगर बोल दे कि 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए पॉलीमराज फर्स्ट के कौन से फ्रैगमेंट में पाया जाता है, ठीक है, तो सस्पेंस में पड़ जाइएगा कि 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस लार्ज में पाया जाता है कि स्मॉल में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस चीज को अब यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, अब आपसे एक चीज और बोले थे, अब यहाँ पे आप खुद देखिए, ये 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सो पॉलीमराज एक्टिविटी है, उसका जस्ट उल्टा जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। अगर दोनों इसके पास होता, यानी 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमराज एक्टिविटी एंड 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो ये डीएनए पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस ही नहीं कर पाता। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे इसका होगा 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये चीज याद रखिएगा कि जिसमें 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमराइज एक्टिविटी होगा तो उसमें 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि उसका अपोजिट। हाँ अपोजिट, ठीक है। तो क्वेश्चन अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कौन से फ्रेगमेंट में पाया जाता है? एन टर्मिनल। हाँ, एन टर्मिनल स्मॉल फ्रेगमेंट है, हो सकता है कि स्मॉल फ्रेगमेंट दे दे या क्लेनो फ्रेगमेंट दे दे या लार्ज फ्रेगमेंट दे दे। तो आपको याद रखना होगा कि ये किस में पाया जाता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछना चाहते हैं हम लोग कि ये जो है आप दोनों आदमी से कि 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये इसका रोल कहाँ पे होगा, मतलब किस तरह का रोल होगा? मैं इस चीज को बता चुका हूं पहले के क्लास में। प्रूफ रीडिंग करेगा, प्रूफ रीडिंग के लिए बैक न जाना पड़ता है ना भाई जी, आगे की तरफ नहीं जाना होता है। ये तो आगे की तरफ है ना, 5 प्राइम 3 का आगे की तरफ है, बैक की तरफ प्रूफ रीडिंग जो करना है, करेक्शन करना है, वो पीछे की ओर हम लोग जाते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक पेज आप लिख दिए, अब ऊपर से पढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आप क्वेश्चन लिख रहे हैं एग्जामिनेशन में, आप ऊपर से फिर पढ़ते हुए आएंगे ना रिवीजन में, तो आप देखेंगे कि हाँ कोई ऐसा वर्ड तो गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं ना कि नीचे से ऊपर जाएंगे है कि नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या है 5 प्राइम 3 प्राइम जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, हम बताए थे उस दिन कि ये काम होता है प्राइमर रिमूवल में, ठीक है, प्राइमर रिमूवल, समझ रहे हैं? प्राइमर मैंने जो प्राइमर बनता है ना प्राइमेज एंजाइम से, तो वो आगे की तरफ होता है, इन फ्रंट ऑफ क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमराइज, सॉरी डीएनए न्यू स्ट्रैंड के आगे होता है। एज सच यहाँ पे हम बता देते हैं, फिगर में भी आप लोग उस दिन दिखाई भी थे। जैसे मान लीजिए ये 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आगे फ्रेगमेंट बढ़ रहा है ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है
तो इसका जो प्राइमर होगा वो यहाँ होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो प्राइमर होगा तो ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम होगा ना। तो रिमूव यही ना, इसी को ना करना है, यहाँ से करना है ना प्राइमर को। तो प्राइमर का रिमूवल ऐसे होगा 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और ये वाली एक्टिविटी किस में देखने को मिलेगी? कौन सी? ये 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये होगा प्रूफ रीडिंग में ना? हाँ ये होगा प्रूफ रीडिंग में, बिल्कुल ठीक है। हाँ समझ में आ रही बात? प्रूफ रीडिंग का काम करेगा, क्लियर है? चलिए ये बैक जा रही है। हाँ बैक जाके करेगा। प्रूफ रीडिंग का